नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग जो करंट अफेयर्स का सीरीज कर रहे थे उसमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस किया है कि अब से आपका जो टीटी का एग्ज़ाम आने वाला है अभी, है ना, जो आपका टीटी का पेपर है और आपका एडीओ का एग्ज़ाम है और आपके व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम्स अभी आएंगे, ठीक, जैसे कि हॉस्टल वार्डन है, आरआई है, ये सब एग्ज़ाम के लिए जो भी पिछले लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स है उसमें से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपको ज़रूरत है उसको इंटीग्रेट करके एक जगह कलेक्ट करके मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जिस तरीके से आता है उस तरीके से बना के आपको एक्सप्लेन कर सकूं और जो भी जितने भी फैक्ट हैं उसको आपको क्लियर कर सकूं। तो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स अब हम लोग कवर करने वाले हैं जो आपके व्यापम और पीएससी के सारे एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, इसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स आपको ऐसे दिखेंगे जो इररिलेवेंट रहते हैं, जो जरूरत नहीं रहते हैं, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। जो जिस तरीके का पैटर्न के हिसाब से आता है उस तरीके का मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस तरीके के करंट अफेयर्स को आपको करवाने का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आगे का जो एग्जाम है आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स इससे ज्यादा आपको मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं इतना कवर आपका करवा दूंगा। अल्टरनेट डेज पे जो आपके वीडियोस हैं वो आएंगे, उसके माध्यम से मैं पूरा आपको कवर करवाने का जितना हो पाएगा उतना कोशिश करूंगा। तो आप आज भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग देखिएगा कि आपके आगामी पेपर में इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते चलिएगा। ठीक, इसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे अपन टेलीग्राम चैनल पे, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं और अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, ये बदलाव किए हम जो वो अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, स्टार्ट करें फिर। चलो देखो, पहला क्या है, मई 2022 में किस भारतीय उद्योगपति को कमांडर ऑफ द ब्रिटिश ऑफ द अंपायर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके पहले भी करंट अफेयर्स का वीडियो डल चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले का भी करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं, उसको भी कवर कर लीजिएगा। मई 2022 में किस भारतीय उद्योगपति को कमांडर ऑफ ब्रिटिश अंपायर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? क्या है, तो आप लोग यहां पर वीडियो को पॉज करेंगे और आप लोग लगाने का कोशिश करेंगे कि इसमें से क्या आंसर आएगा। उसके बाद वीडियो को प्ले करिएगा और उसके बाद फिर आंसर लगाइएगा। ठीक है, तो लॉर्ड स्वराज पाल, लक्ष्मी निवास मित्तल, सी अजय पीरामल और डी मुकेश अंबानी। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल भी बता देता हूं मैं। कमांडर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर, इसकी उपाधि 1917 में स्टार्ट की गई थी ब्रिटेन की महारानी के द्वारा। वो अच्छे काम करने वालों को उनको ये उपाधि दी जाती थी, कमांडर ऑफ ब्रिटिश अंपायर की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, तो लॉर्ड स्वराज पाल, लक्ष्मी निवास मित्तल, अजय पीरामल और मुकेश अंबानी। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, लक्ष्मी पीरामल। किसको दी गई है? सी, लक्ष्मी पीरामल। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, मई 2022 में पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर, इसकी ये, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक है, मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश ऑफ द अंपायर की उपाधि। ठीक, यूके इंडिया सीईओ फोरम के भारतीय सह अध्यक्ष के रूप में यूके भारत व्यापार संबंधों में उनके सेवाओं के लिए पुरस्कार दिया जाता है। यूके और भारत के रिलेशन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, उनको यूके और भारत के रिलेशन के लिए दिया गया। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1917 में किंग जॉर्ज पंचम ने की थी। इसको ध्यान रखना, स्थापना किसने की थी? जॉर्ज पंचम ने। कब किया था? 1917 में जॉर्ज पंचम ने। ठीक है, चलो, तो पीरामल को मिला है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, लगाइए क्वेश्चन, वीडियो पॉज करिए। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 12 मई, 15 मई, 2 और 18 मई। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 12 मई, 15 मई, 18 मई। तो इसका आंसर क्या आएगा? 15 मई। क्या आएगा? 15 मई। परिवार दिवस क्यों मनाया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? क्योंकि बच्चों को, जो नई जनरेशन है, उसको पारिवारिक सामाजिक चीजों को बताने, उनको संस्कार देने और उनको इस तरीके से
जागरूक करने कि परिवार को साथ लेकर चलना है। तो इस इंटेंशन से उनको अभी क्या है, बहुत से नए जनरेशन उनको अलगाव की भावना पैदा हो रही है, ठीक है, वो अलग रहना चाहते, सेपरेट रहना चाहते, तो उनको अच्छे संस्कार देने के लिए ताकि अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके और फैमिली की महत्वता को समझाने के लिए, परिवार के महत्व को समझाने के लिए परिवार दिवस को उस थीम के रूप में उस मोटिव से मनाया जाता है 15 मई। आपको डायरेक्ट पूछेगा कब मनाया जाता है, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक, 15 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया गया। इसका थीम क्या था, परिवार और शहरीकरण, फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन, परिवार और शहरीकरण। जैसे जैसे शहरीकरण होते जा रहा है, मॉडर्न होते जा रहे हैं बच्चे, उस तरीके से परिवार को आगे पीछे मतलब पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो उसके इस चीज से बचने के लिए इसको मनाया जाता है। बच्चों और युवाओं के लिए बचपन की शिक्षा और आजीवन सीखने के अवसर को बढ़ावा देने में परिवार की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना, बच्चों और युवाओं दोनों में सीखने की भावना विकसित करने और परिवार के महत्वता को समझाने के लिए, और जो आपके सीखने की भावना, जो आपके लर्निंग हैबिट को बढ़ाती है, ऐसी भावना में परिवार का क्या महत्व रहता है, इसको बताने के लिए मेन मोटिव है इसको चालू करने का। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव द्वारा प्रतिवर्ष 15 मई को यह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 93 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसके तहत निर्णय लिया गया था कि इस तरीके से इस दिवस को मनाया जाएगा। तो इसका मोटिव समझ में आया कि क्यों मनाया जाए। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई, 25 मई, 1 जून, 2 जून। विश्व दुग्ध दिवस बताओ, 25 मई, 31 मई, 25 मई, 1 जून, 2 जून। विश्व दुग्ध दिवस, देखो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून। आंसर आ जाएगा सी, 1 जून। आंसर क्या आएगा, सी, 1 जून। विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, श्वेत क्रांति के जनक, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना, इसको पूछता है ना। और भारत जो है वो दुग्ध उत्पादन में प्रथम है पूरे विश्व में। भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है भारत का, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में ही होता है दूध का। ठीक, तो ये 2 फैक्ट और इससे संबंधित याद रखना है ना। 1 जून 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। यह विश्व दुग्ध दिवस के संबंध में ध्यान आकर्षित करने एवं दूध आयोग से जुड़ी गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए मनाया गया। दूध आयोग से, देखो दूध उद्योग, मिल्क की जो इंडस्ट्री है उसके प्रचार प्रसार के लिए वो और बढ़े, ऐसे करके इसको उस मोटिव से मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यूएनएफएओ ने वर्ष 2001 में प्रतिवर्ष 1 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो कब से घोषणा की थी ये नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं। भारत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में नंबर 1 है और भारत दुग्ध उत्पादन के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ठीक, जून 2022 में जारी विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ए समिट, बी फ्रंटियर, सी फुगाकू, डी सिएरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे टाइप के सवाल व्यापम और पीएससी के पेपर में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो बताइए टॉप 500 2022 में एक वर्ल्ड रैंकिंग जारी हुआ है, तेज सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 की सूची में किसे फ्रंट मतलब सबसे टॉप का स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये मिला है आपका फ्रंटियर, टॉप का मिला है फ्रंटियर बी। ठीक, तब इससे रिलेटेड और देख लेते हैं इंफॉर्मेशन कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, अभी तक परम सिद्धि था, परम सिद्धि, ठीक है, परम सिद्धि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि। और पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है ना, ये ध्यान रखना। अब यहां पर और 3 कंप्यूटर को मिला है, एक परम, एक प्रसिद्ध, एक सेकंड यहां देख लेते हैं। तो 2022 में
सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची का 59 59वां संस्करण जारी किया गया। अब इसमें विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, ये कहाँ का है? ये अमेरिका का है, यूएसए का। ध्यान रखना, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर कहाँ का है? तो अमेरिका का है, यूएसए का है। ठीक है, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर की अधिकतम स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मापा जाता है? फ्लॉप्स में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? फ्लॉप्स में मापा जाता है। ये भी याद रखना, पेटाफ्लॉप्स या फ्लॉप्स, पेटाफ्लॉप्स, पेटाफ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर की गति को पेटाफ्लॉप्स में मापा जाता है, पेटाफ्लॉप्स, ये ध्यान रखना, है ना, ये याद रखना। और फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर ओके रीज नेशनल लेबोरेटरी यूएसए में स्थापित है। मतलब ये कहां है? ओके रीज नेशनल लेबोरेटरी, जो कहां है? अमेरिका में है। ओके रीज नेशनल लेबोरेटरी अगर पूछे तो। अब बाकी 4 को देख लेते हैं। और तो फुगाकू, ये जापान का सबसे सुपर कंप्यूटर है। ल्यूमी, ये भी बहुत फास्ट सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद फ्रंटियर के बाद फुगाकू जापान का, ल्यूमी फिनलैंड का सुपर कंप्यूटर है, बहुत फास्ट। तीसरे नंबर पे आता है समिट, जो अमेरिका का ही है। और चौथे नंबर का आता है सिएरा, जो अमेरिका का है। याद रखना, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी वर्तमान में अब फ्रंटियर। उसके बाद अगर पूछे कि बहुत फास्ट सुपर कंप्यूटर और कौन कौन से देश के कौन कौन से हैं, तो फुगाकू जापान का है, ल्यूमी फिनलैंड का, समिट यूएसए का, सिएरा भी अमेरिका का है। ठीक, और स्पीड को किससे मापते हैं? पेटा फ्लॉप से मापते हैं। भारत के संबंध में देख लेते हैं इसको। देखो, भारत के संबंध में अगर देखें तो 500 सुपर कंप्यूटर में भारत के 3 सुपर कंप्यूटरों को शामिल किया गया है। कौन कौन सा? प्रत्युष, परम सिद्धि और मिहिर। परम सिद्धि, प्रत्युष और मिहिर। कितने सुपर कंप्यूटर भारत के? 3। भाई ये फ्रंटियर तो यूएसए का था, भारत के कितने? 3। परम सिद्धि, प्रत्युष और मिहिर। परम सिद्धि, प्रत्युष और मिहिर, 3 सुपर कंप्यूटर। ये भी पूछ सकता है आपको कि विश्व के सबसे 500 सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटरों में भारत के कितने सुपर कंप्यूटर को शामिल किया गया है? 3। कौन कौन सा? परम सिद्धि, प्रत्युष, मिहिर। परम सिद्धि, प्रत्युष, मिहिर। अब परम सिद्धि का स्थान कौन सा है? 111वां स्थान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परम सिद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। परम सिद्धि का स्थान कौन सा है? कौन सा है? 111वां स्थान है। परम सिद्धि का कौन सा स्थान? 111 स्थान। लिनपैक बेंचमार्क पर परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति, अब ये 4.62 पेटाफ्लॉप्स इसकी स्पीड है। भारतीय सुपर कंप्यूटर प्रत्युष, दूसरा प्रत्युष को शामिल किया गया है, तो प्रत्युष 132 स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब लिनपैक बेंचमार्क पर प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति 3.76 पेटाफ्लॉप, 3.76 पेटाफ्लॉप। और तीसरा नंबर शामिल किया गया मिहिर को, जिसका स्थान 249वां। तो परम सिद्धि का स्थान कौन सा? 111वां, प्रत्युष का स्थान 132 और मिहिर 249। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, परम सिद्धि को ध्यान रखना, 111वां स्थान है। इस प्रकार इस सूची में भारत में 3 सुपर कंप्यूटरों ने स्थान लिया है। ठीक, तो ये सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बोलेगा तो क्या आएगा? सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या है? अभी इसके पहले क्या था? ये सुपर कंप्यूटर का फ्रंटियर, सबसे तेज में फ्रंटियर। उसके बाद भारत में 3 सुपर कंप्यूटर को शामिल किया गया है। और तो अब देख लेते हैं भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। और अभी लेटेस्ट में आईआईएससी बेंगलोर ने एक सुपर कंप्यूटर इन्वेंट किया जिसका नाम प्रबल प्रवेगा है, परम प्रवेगा, परम प्रवेगा। तो ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना जा रहा है अभी वर्तमान में, परम प्रवेगा। आईआईएससी बेंगलुरु ने इसको इन्वेंट किया है, परम प्रवेगा, परम प्रवेगा। ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, इसके पहले परम सिद्धि था, लेकिन अभी वर्तमान में परम प्रवेगा है। ये परम प्रवेगा देख रहे हैं आप, सुपर कंप्यूटर आईआईएससी बेंगलोर ने इसको इन्वेंट किया है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा? ये परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा? परम। परम 8000 इसी को बोलते हैं, परम 8000, है ना। इसको कौन बनाया था? इसको विजय पी भाटकर ने बनाया था। विजय पी भाटकर, क्या नाम है? विजय पी भाटकर, विजय पी भाटकर। तो पहला सुपर कंप्यूटर भारत का परम, किसने बनाया? विजय पी भाटकर। वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा, किसने बनाया? आईआईएससी बेंगलोर। और 3 सुपर कंप्यूटर को शामिल किया गया भारत के, किसको किसको? परम सिद्धि, प्रत्युष, मिहिर, परम सिद्धि, प्रत्युष, मिहिर। और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर विश्व का फ्रंटियर। ये जो जो बताया हूं याद रखना। उसमें परम सिद्धि का रैंकिंग कितना? 111। कितना? 111। 111 है ना, 111, 111। ठीक, चलो हो गया सुपर कंप्यूटर। इसको बताओ चलो, फीफा फुटबॉल विश्व कप से पहले किस फुटबॉल खिलाड़ी के सम्मान में शीघ्र ही आसमान में फ्लाइंग म्यूजियम, उड़ता हुआ संग्रहालय स्थापित किया जाएगा?
फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है, कहाँ होने वाला है ये बताऊंगा अभी। डिएगो मार्गोना, पेले, जोहान क्रूफ और फ्रांज बेकेनबायर, बताओ। चलो, तो इसका फ्लाइंग म्यूजियम देखो, ये जो डिएगो माराडोना, आंसर आएगा इसका ए, डिएगो माराडोना, ये इनका फोटो है। यहां पर देखो आप, ये 1986 में कप को चूमते हुए यहाँ पर फोटो यहाँ पर इनका बनाया गया है। ये जो उड़ता हुआ म्यूजियम उनके सम्मान में इसके किया गया है। अब ये उड़ता हुआ म्यूजियम अलग अलग देशों से उड़ता हुआ कहाँ जाएगा, कतर में जाएगा, कतर, जहां पर यहाँ पर कतर में अभी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। बहुत शानदार खिलाड़ी थे ये, तो इनका जो उड़ता हुआ विमान जो है वो इनका संदेश देने के लिए जाएगा, इनका प्रचार करने के लिए जाएगा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का, ठीक है। तो ये अलग अलग देशों से होकर जाएगा, बताता हूं अभी। अभी डिएगो माराडोना के, इसको याद रखना, उड़ता हुआ संग्रहालय उनके सम्मान में स्थापित किया गया है, फ्लाइंग म्यूजियम। फीफा फुटबॉल विश्व कप से पहले अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी, एक चीज तो पहले याद रखना, कहां के खिलाड़ी थे, कहां के खिलाड़ी थे, माराडोना, अर्जेंटीना। ये सबसे पहले पूछ सकता है आपको कि माराडोना कहां के खिलाड़ी थे, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है। माराडोना के सम्मान में आसमान में फ्लाइंग म्यूजियम, उड़ता हुआ संग्रहालय बनाया जाएगा। 25 मई 2022, 25 मई 2022 को टेंगो डी 10S, टेंगो डी 10S, टेंगो डी, टेंगो डी 10S विमान को उड़ान भरने से पहले पेश किया गया, ठीक है। 25 मई 2022 को टेंगो डी 10S विमान को उड़ान भरने से पहले पेश किया गया, जो अर्जेंटीना में विभिन्न स्थानों पर जाकर माराडोना के प्रशंसकों को मैदान पर आने के लिए प्रेरित करेगा। देखो, ये जो टेंगो डी 10S है ना, इसी विमान को कन्वर्ट किया गया, उसमें स्टिकर को अलग लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, स्टिकर को अलग लगा दिया जाता है, तो उसी में स्टिकर को माराडोना लगा दिया गया। अब वो अलग अलग जगह पे जाकर माराडोना के प्रशंसकों को मैदान में आने के लिए प्रेरित करे। इससे क्या बढ़ेगा, इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, है ना, और उनके सम्मान भी है। माराडोना का वर्ष 2020 में 60 वर्ष की आयु में, देखो ब्रेन में क्या हो गया था, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ उनका, और ब्रेन का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक में उनका डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई। इस विमान के बाहरी हिस्से में माराडोना की तस्वीर लगी है, तो मैं दिखाई दिया आप लोगों को, है ना। अब देखो, यह विमान बार्सिलोना और नेपल्स भी जाएगा, तो मैं बताया अलग अलग जगह जाएगा। और माराडोना की अगुवाई में नेपोली में वर्ष 1987 में, और 1990 में अब तक दोनों इटली के लीग खिताब जीते। 1987 में, 1990 में माराडोना ने, नेपोली ने, है ना, माराडोना के नेतृत्व में नेपोली ने 1987 और 1990 में दोनों इटली के लीग खिताब जीते हैं, ठीक। विमान का अंतिम पड़ाव कतर होगा, जहां इस वर्ष विश्व कप का आयोजन होना है। अंतिम पड़ाव कहां होगा, कतर। इस विमान में, अब यहीं पर कतर में विश्व कप भी होगा ना फुटबॉल का, तो ध्यान रखना इसको। विमान में बड़े संग्रहालय में 1986 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ माराडोना द्वारा दिए गए गोल की तस्वीर भी है। 1986 में विश्व कप में, 1986 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में उनके द्वारा जो गोल किया गया था उनकी तस्वीर भी है। इसमें विवादास्पद हैंड ऑफ गॉड गोल भी शामिल है, एक गोल में विवाद हो गया था, वो गोल भी इसमें शामिल है। 1986 की तस्वीर भी शामिल है, इसमें माराडोना अर्जेंटीना की जर्सी पहने हुए हैं और विश्व कप ट्रॉफी को चूम रहे हैं, ठीक। तो वो फोटो तो मैं आपको दिखाई दिया विश्व कप ट्रॉफी को चूमते हुए, ठीक। तो ये ध्यान रखना, फ्लाइंग म्यूजियम किसके सम्मान में, डिएगो माराडोना के सम्मान में। मैं डिटेल में आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों कोई भी इससे रिलेटेड सवाल आए तो आप से बन जाए। अब जो आपको सवाल आएगा वो कथन कारण में नहीं आता है, वो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछेगा, तो इसी तरीके से जैसे मैं क्वेश्चन बनाया वैसे ही पूछेगा। अब देखो, 30 मई 2022 को परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में कमीशन किया गया, बताओ। परम अनंत सुपर कंप्यूटर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT रोपड़, IIT गांधीनगर, कहां पर इसको कमीशन किया गया, कौन सा सुपर कंप्यूटर, परम अनंत सुपर कंप्यूटर। इसका आंसर क्या आएगा बताएंगे सारे लोग, चलो। इसका आंसर आएगा IIT गांधीनगर, IIT गांधीनगर, इसको IIT गांधीनगर में बनाएगा। तो इस तरीके से भी सवाल आता है कि कहां इसको कमीशन किया गया, इसके रिलेटेड। 30 मई 2022 को परम अनंत सुपर कंप्यूटर को IIT गांधीनगर गुजरात में कमीशन किया गया, ठीक। IIT गांधीनगर गुजरात में कमीशन किया गया। परम अनंत सुपर कंप्यूटिंग सुविधा की स्थापना राष्ट्रीय परम कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण के तहत की गई। ये एक मिशन है, उसके सेकंड फेज के दौरान इसका स्थापना किया गया, इसका, है ना। परम अनंत सुपर कंप्यूटर की सुविधा की स्थापना राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसको कहते हैं NSM, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, के सेकंड फेज के दौरान।
इस प्रणाली को बनाने हेतु अधिकांश कंपोनेंट का विनिर्माण और असेंबल मेक इन इंडिया की तर्ज पर सीडेक द्वारा स्वदेशी सॉफ्टवेयर स्टैक के साथ देश में ही किया गया है। सीडेक कहाँ है? सीडेक कहाँ स्थित है बताओ? सीडेक कहाँ स्थित है? पुणे। सीडेक कहाँ स्थित है? पुणे। चलो, 21 जुलाई 2022 को किसने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? 21 जुलाई 2022 को किसने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? दुल्लास अल्हाप्परुपम, रानिल विक्रमसिंघे, अनुरा कुमारा दिसानायके और डी गोटबाया राजपक्षे। गोटबाया राजपक्षे, बताओ इसका आंसर। चलो देखो, इसका आंसर आएगा रानिल विक्रमसिंघे, बी आएगा। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका में के नए राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण किया। गोटबाया राजपक्षे, ये क्या किया गया था? राष्ट्रपति ये पहले थे, गोटबाया राजपक्षे थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दिए और वहां पर क्राइसिस आया तो वहां पर से निकल गए, भाग गए वहां से, मतलब वहां से चले गए, पूर्व से इस्तीफा देकर चले गए। तो जिसके कारण कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया था, रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति श्रीलंका का बनाया गया था। लेकिन उसके बाद फिर निर्वाचन हुआ राष्ट्रपति का वहां श्रीलंका में, और ये रानिल विक्रमसिंघे पूर्ण रूप से वहां पर राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति बन गए। तो अगर पुराना पूछे तो गोटबाया राजपक्षे, कार्यवाहक पूछे तो भी रानिल विक्रमसिंघे आएगा, और उसके बाद जो अभी नए निर्वाचित राष्ट्रपति बोलेगा तो फिर रानिल विक्रमसिंघे आएगा। समझ गए पूरा कॉन्सेप्ट? गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़कर चले जाने और राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, और वह संविधान के अनुसार संसद द्वारा निर्वाचित श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति हैं। तो इसको भी याद रखना, संसद द्वारा निर्वाचित, संविधान द्वारा, क्या बोल रहे हैं? संविधान के अनुसार संसद द्वारा निर्वाचित श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति, है ना? श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति, संविधान द्वारा निर्वाचित श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति कौन है? अगर कहीं बोले संविधान द्वारा निर्वाचित श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति, तो भी क्या आएगा? रानिल विक्रमसिंघे आएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड, तरंगा हिल ये एक टूरिस्ट प्लेस है ना, बताऊंगा इसके बारे में भी। तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड, ये नया रेल लाइन बना है तरंगा हिल और अंबाजी आबू रोड के बीच, तो उसको निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। नई रेल लाइन के विषय में कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्या बोल रहा है आपका? सही नहीं है। कौन सा विकल्प गलत है पूछ रहा है? तो पहला क्या है? इस नई रेल लाइन के निर्माण की अनुमानित लागत 2798.16 करोड़ रुपए है। सही है कि गलत है? चलो, बी, नई रेल लाइन की कुल लंबाई 116 किलोमीटर है। सी, यह परियोजना 2025-26 तक पूरी हो जाएगी। और डी, यह नई इस नई रेल लाइन को महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों अंबाजी और तरंगा हिल को रेलवे के मुख्य नेटवर्क से जोड़ेगी। तो इसमें यह सही है। अनुमानित लागत राशि कितना आएगा? 9798.16 करोड़ रुपए, ये बिल्कुल सही है। नई रेल लाइन की कुल लंबाई 116 किलोमीटर होगी, ये भी सही है। यह परियोजना 25-26 तक पूरी हो जाएगी, ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है। यह नई रेल लाइन को दो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों अंबाजी और तरंगा हिल को रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। तो इसमें पूछा है कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। सबको मिटा दो, आंसर हो जाएगा सी। सबको मिटा दो, आंसर हो जाएगा सी। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। देखो, इसके बाद एक सवाल अच्छे से बन जाएगा आपसे। तरंगा हिल अंबाजी, तरंगा हिल गुजरात में के मेहसाणा में स्थित है। तरंगा हिल, इसके बारे में भी पूछ सकता है। यहाँ नया रेल लाइन बनाया गया है तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में सारे फैक्ट देख लो। गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है क्या? तरंगा हिल। तरंगा हिल कहाँ स्थित है? गुजरात के मेहसाणा जिले, गुजरात के मेहसाणा जिले, गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। तरंगा हिल कहाँ स्थित है? गुजरात के मेहसाणा जिले। तरंगा हिल में 19 मंदिर यहाँ स्थित हैं। टोटल कितने मंदिर स्थित हैं? 19। टोटल कितने मंदिर स्थित हैं? 19। जैन समुदाय का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है तरंगा हिल। तो आपको पूछेगा कि तरंगा हिल किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इस तरीके से भी सवाल पूछ सकता है घुमा घुमा के। तो ध्यान रखना, जो तरंगा हिल है वो पहले तो ध्यान रखना कि कहाँ स्थित है, तो गुजरात के मेहरसाणा में स्थित है, और जैन समुदाय का फेमस तीर्थ स्थल है, जैन समुदाय का। तो इसी को जोड़ा जा रहा है। भगवान अजितनाथ, भगवान अजितनाथ जो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर महावीर स्वामी और संस्थापक भी।
उसके बाद दूसरे तीर्थंकर ये थे अजीतनाथ। ठीक, दूसरे तीर्थंकर का मंदिर यहां पर स्थित है, कहां? तरंगा हिल में। तो तरंगा हिल से अंबाजी, ठीक, तरंगा हिल से कहां तक? तरंगा हिल से अंबाजी आबू रोड, ठीक, वहां तक नया रेल लाइन का किया गया। तरंगा हिल के बारे में पढ़ लेना, जैन धर्म। ठीक, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? मालदीव, कंबोडिया, फिलीपींस, वियतनाम। चलो, क्या फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? मालदीव, कंबोडिया, फिलीपींस, वियतनाम। चलो आंसर दो। इसका आंसर आएगा फिलीपींस, इसका आंसर आएगा फिलीपींस। तो इसको डायरेक्ट याद रखना है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। मई 2022 में फर्डिन मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। फिलीपींस में बोंग बोंग मार्कोस के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? बोंग बोंग मार्कोस। दूसरा नाम क्या है? बोंग बोंग मार्कोस। तो आपको एक ही सवाल पूछ सकता है कि नए राष्ट्रपति कौन हुए, बोंग बोंग मार्कोस भी पूछ सकता है। भैया आंसर में अगर कहीं बोंग बोंग मार्कोस दिया होगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों नाम को याद रखे रहना, इसलिए बताया हूं। इस पद में पर रोड्रिगो दुतेर्त का स्थान लेंगे। इसके पहले कौन थे वहां? रोड्रिगो दुतेर्त। वह फिलीपींस के पूर्व तानाशाह फर्डिनेंड मार्कोस सीनियर के बेटे हैं। पूर्व तानाशाह फर्डिनेंड मार्कोस सीनियर के बेटे हैं। फर्डिनेंड मार्कोस सीनियर के बेटे हैं। चलो नेक्स्ट देखें। 1 जून 2022 को भारत और स्वीडन ने कहां पर उद्योग संक्रांति वार्ता की मेजबानी की? भारत और स्वीडन ने कहां उद्योग संक्रांति वार्ता की मेजबानी की? नई दिल्ली, मुंबई, ओस्लो, स्टॉकहोम। बताओ। चलो आंसर क्या आ जाएगा इसका? स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। 2-3 जून 2022 को आयोजित हुआ ये COP 27 के लिए एजेंडा निर्धारित किया है इसने, करना है इसमें। मतलब इसने क्या किया? COP 27 जो होगा, ठीक है, उसके लिए एजेंडा निर्धारित किया है। इस पहल के लिए, इस पहल के नए सदस्यों में जापान और साउथ अफ्रीका शामिल हुए, है ना। 2 सदस्य नए शामिल हुए, जापान और साउथ अफ्रीका। इसके साथ ही देशों और कंपनियों को मिलाकर लीड IIT की कुल सदस्य संख्या 37 हो गई है। देखो लीड IIT क्या करता है? जो जो जलवायु कार्य, जैसे कि कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा चाइना करता है क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह ज़्यादा है, अमेरिका बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे देश जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जलवायु को इफेक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम कौन कौन करता है? लीड IIT करता है। लीड IT। तो लीड IT पहल उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देती है जो वैश्विक जलवायु कार्य में प्रमुख हितधारक हैं और उन्हें विशिष्ट हस्तक्षेप की आवश्यकता है, उन पर जो है वो ज़्यादा ध्यान देती है। ठीक, चलो तो इसको ध्यान रखना कि कहाँ आयोजित हुआ है? स्टॉकहोम। 1 जून 2022 को अंजलाई पोन्नुस्वामी का निधन हो गया। वह क्या थी? अंजनाई पोन्नुस्वामी का निधन हो गया। वह एक चित्रकार, अभिनेत्री, संगीतज्ञ, INA की वयोवृद्ध सेनानी। INA की वयोवृद्ध सेनानी, इसको तो आप लोग जानते होंगे। INA इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज। इसके बारे में देख लेते हैं। देखो इसकी वयो बहुत, वहां पर सेनानी का काम कर चुकी हैं। सेनानी, आजाद हिंद फौज, इसके बारे में क्या क्या जानते हो? आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना करने का श्रेय जाता है कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस, और रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। अगर कहीं बोले कि आजाद हिंद फौज के, ऐसा पूछता है, आजाद हिंद फौज के स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, तो भी आएगा कैप्टन मोहन सिंह। क्या हुआ? 1941 में, 1941 में सुभाष चंद्र बोस चले गए कहाँ? बर्लिन। कहाँ गए? बर्लिन। वहां पर बर्लिन, ठीक है, कहाँ चले गए? बर्लिन, जर्मनी। लेकिन वहां पर जाकर वहां पर संधि कर लिया, लेकिन बर्लिन ने उनको क्या किया? रूस के खिलाफ प्रयोग करना चालू कर दिया, रूस के खिलाफ प्रयोग करना चालू कर दिया। तब आजाद हिंद 1943 में ये कहां आ गए? सिंगापुर आ गए। सिंगापुर, कौन आ गए? सिंगापुर।
सुभाष चंद्र बोस कहाँ चले गए? सिंगापुर चले गए। अब सिंगापुर में जाके उन्होंने क्या किया, वहां पर 1944 में ये बर्लिन में जाके इंडियन लीग की स्थापना किए थे, इंडियन लीग की स्थापना किए थे। उसके बाद वो सिंगापुर आ गए और 1944 में बर्लिन रेडियो से संबोधित करते हुए कहा, देश को जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब हमें अपना लहू बहाना पड़ेगा देश की आजादी के लिए, क्योंकि अंग्रेज ब्रिटिश हमें ऐसे आसानी से आजादी नहीं देंगे। और उसके साथ साथ 1944 में बर्लिन रेडियो से उन्होंने क्या कहा था, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, गांधी जी को, वो भी याद रखना। तो इससे ही प्रभावित होकर रासबिहारी बोस ने उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को उसका किसका, आजाद हिंद फौज का मुखिया बना दिया, लीडर बना दिया। तो इसमें आजाद हिंद फौज में ब्रिगेड काम कर रहे थे, जैसे कि गांधी ब्रिगेड, अलग अलग ब्रिगेड थे, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड। उसी तरीके से एक ब्रिगेड थी रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। तो रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, तो महिलाओं के, इसको एक सवाल पूछता है कि महिलाओं से संबंधित ब्रिगेड का नाम क्या था, महिलाओं की जो लीड कर रही थी, तो उस महिलाओं की ब्रिगेड का नाम क्या था आजाद हिंद फौज में, तो रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। तो उसी ब्रिगेड की सदस्य थी कौन, ये वयोवृद्ध सेनानी जो थी, ये आपका अंजलाई पोन्नुस्वामी उसी ब्रिगेड की सदस्य थी, महिला सदस्य थी। तो महिलाओं के ब्रिगेड का नाम रानी लक्ष्मीबाई। इस तरीके से सवाल पूछता है। लेकिन बाद में 1945 में आजाद हिंद फौज ने घुस भी गया था, यहां पर आपका म्यांमार के साइड से घुसे थे, मणिपुर के इंफाल तक कब्जा कर लिया था सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन क्या हुआ, उसी समय क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, परमाणु बम गिरा दिया, कहां, जापान में परमाणु बम गिरा दिया। तो इसके कारण से क्या हुआ, परमाणु बम गिरा देने से वहां पर फिर सरेंडर करना पड़ गया। और फिर ठीक है, फिर सुभाष चंद्र बोस की आकस्मिक रूप से तथाकथित रूप से अभी तक उसमें सस्पेंस है कि उनकी किस तरीके से मृत्यु हुई थी, मारे गए थे, क्या किए थे, कुछ समझ में ही नहीं आया उसके बाद। तो उसके बाद फिर गिरफ्तार कर लिया गया, वहां पर सरेंडर नहीं किए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद फिर लड़ाई वगैरह लड़े थे लाल किला में, वो एक अलग हिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक, तो इतना ध्यान रखना ये आजाद हिंद फौज के बारे में। चलो आगे बढ़े, क्लियर है इतना? चलो, 1 जून 2022 को मलेशिया की इंडियन नेशनल आर्मी की वयोवृद्ध सेनानी का निधन हो गया। वह लगभग 102 वर्ष की थी। वह आईएनए की महिला रेजिमेंट झांसी की रानी की सिपाही थी। ठीक, इसको याद रखना। शोधकर्ताओं ने किस वन्यजीव अभयारण्य में मनी स्पाइडर आंट मिमिकिंग स्पाइडर की खोज की है, बताओ? ए चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, अरलम वन्यजीव अभयारण्य या पेपारा वन्यजीव अभयारण्य। चलो देखो, ये आंसर इसका आएगा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ है, केरल में है। तो ये अभयारण्य भी केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है। ये भी वही है, ये भी केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है, चारों वहीं के हैं। तो इसमें क्या किया गया है, मनी स्पाइडर आंट मिमिकिंग स्पाइडर, मनी स्पाइडर आंट मिमिकिंग स्पाइडर की खोज की गई है। तो कहां किया गया, इसका आंसर क्या आएगा, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। याद रखना, इंपॉर्टेंट है सवाल। इसके बारे में 2-3 चीज और देख लेते हैं। देखो, जीनस प्रोसोपोनाइड्स के अंतर्गत बौने मकड़ियों रिनीफिडाई के परिवार से संबंधित है। बौने मकड़ियों के परिवार से संबंधित है। इसका नाम रखा गया है प्रोस्पोनॉइड्स बिफ्लेक्टोजिनस। ठीक है, बिफ्लेक्टोजिनस। ठीक, तो नर और मादा मकड़ियों की आमतौर पर लंबाई क्रमशः 3 mm से 4 mm तक होती है। इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ ये याद रखे रहना है ना, इसमें ये याद रखे रहना कि ये बौने मकड़ियों के परिवार से संबंधित है और कहां पाया गया, ये ध्यान रखे रहना। नर और मादा दोनों का रंग भूरा और पेट पर अनियमित सिल्वर और काले रंग के धब्बे होते हैं। दोनों का रंग, नर मादा का दोनों का भूरा रहता है और अनियमित काले धब्बे रहते हैं। ठीक, ध्यान रखना। भारतीय नौसेना ने अपने जिन पोतों को कार्यमुक्त किया है उनके नाम क्या है? अभी 2 पोतों को कार्यमुक्त किया है भारतीय नौसेना ने, उनका नाम क्या है? निशंक, विक्रमादित्य, कलवरी, अक्षय। निशंक, विक्रमादित्य, कलवरी, अक्षय, क्या नाम है? 2 उसके नाम है निशंक और अक्षय, निशंक और अक्षय, निशंक और अक्षय, निशंक और अक्षय। देखो,
इससे संबंधित दो चार चीजें और बताता हूं। प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75 क्या है? प्रोजेक्ट 75 बहुत हायर टेक्नोलॉजी की जो ये जो है आपका नौसेना जहाज हैं उसके निर्माण करने के लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया है, एक योजना लॉन्च की गई जिसका नाम प्रोजेक्ट 75 है। लगभग 30 युद्धपोत का निर्माण ये प्रोजेक्ट 75 के तहत किया जाएगा और इसी प्रोजेक्ट के तहत आईएनएस कलवरी का निर्माण किया गया। इसी के प्रोजेक्ट के तहत आईएनएस कलवरी, ठीक है, आईएनएस वेला, आईएनएस करंजा, ठीक, ये सब जो है वो क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी क्या होता है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आप लोग सुने होंगे, टोटल 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी भारत में लॉन्च कर दी गई है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी में क्या होता है? बहुत हाई सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो पनडुब्बी है उसे कहा जाता है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी में टॉर्पीडो लॉन्च करने की क्षमता होती है। टॉर्पीडो कितना भी लॉन्च कर सकता है जबरदस्त तरीके से। टॉर्पीडो मतलब जो समुद्र के अंदर, पनडुब्बी क्या होता है? जो समुद्र के अंदर जाती है ना, तो समुद्र के अंदर जो मिसाइल लॉन्च होता है उसको क्या कहते हैं? टॉर्पीडो कहते हैं, ठीक। तो टॉर्पीडो लॉन्च करने की जबरदस्त कैपेबिलिटी होती है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी में। ये इसमें ऐसा रडार लगे रहता है जो आसानी से किसी के पकड़ में नहीं आता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, इसमें स्कॉर्पियन श्रेणी की टोटल 6 पनडुब्बी, वेला, करंजा और भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अभी 2 निशंक और कलवरी, निशंक और अक्षय को टर्मिनेट किया गया, मतलब कार्यमुक्त किया गया है इन दोनों को। देखो 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना ने अपने 2 पोतों आईएनएस अक्षय और आईएनएस निशंक को कार्यमुक्त किया। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में इन पोतों को कार्यमुक्त किया गया। उच्च गति वाले मिसाइल पोत आईएनएस निशंक को वर्ष 1989 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 1989 में इसको शामिल किया गया था और आईएनएस अक्षय को 1990 में, 1 साल के अंतर में शामिल किया गया था। वर्तमान में भारत के पास केवल एक परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत है। इसको अच्छे से याद रखना। भारत के पास एकमात्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है अगर पूछे तो आईएनएस अरिहंत। एकमात्र परमाणु पनडुब्बी भारत के पास आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिघाट एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी भी है जिसे जल्द ही कमीशन किया जाना है। आईएनएस अरिघाट क्या है? एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। और एकमात्र परमाणु पनडुब्बी कौन सा? आईएनएस अरिहंत। और ये क्या है? आईएनएस अरिघाट परमाणु ऊर्जा से चलने वाली, हमला करने में सक्षम नहीं है। कौन? अरिघाट परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी भी है जिसे जल्द ही कमीशन किया जाना है, ठीक, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इंफोसिस द्वारा किस देश की कंपनी बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण किया गया? फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, डेनमार्क। इंफोसिस द्वारा किस देश की कंपनी बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण किया गया? फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, डेनमार्क। कौन सी देश की कंपनी है बेस लाइफ साइंस? बताओ इसका आंसर क्या आएगा? कौन सी देश की कंपनी बेस लाइफ साइंस, ठीक है। इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर आप लोग देंगे कौन सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, हाल ही में किस नए निजी विमानन स्टार्टअप कंपनी को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा एयर संचालन सर्टिफिकेट दिया गया? वो आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत होगा तो फिर मैं बताता हूं आप लोग को, ठीक है। आंसर मैं कमेंट सेक्शन में डालूंगा। देखो डीजीसीए क्या करता है? व्यावसायिक उड़ान की परमिशन, जो भी विमान आते हैं ना, देखो 2 ही प्रकार का विमान विश्व में है। सबसे ज्यादा विमान में फ्लाइंग में भारत जो है वो आत्मनिर्भर नहीं है। एक इंडिगो, ये आपका एक आता है बोइंग और एक एयरबस, 2 प्रकार का विमान, दोनों अमेरिका बनाता है। एक बोइंग एयरबस, ठीक। बोइंग अमेरिका का है, एयरबस फ्रांस का है, ठीक है। तो बोइंग और एयरबस दोनों जो है उसी के फ्लाइट में क्या चिपका दिया जाता है? स्टिकर। तो वो इंडिगो आ जाता है, फिर टाटा, जो वो सब वही फ्लाइट सब वही बनाते हैं। भारत आत्मनिर्भर उसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है? डीजीसीए से कमर्शियल के लिए अनुमति लेना पड़ता है। तो डीजीसीए अभी नए एयरलाइन को अनुमति दिया। उसका नाम क्या है? ब्लू एयर, कनेक्ट एयर, आकाशा एयर। तो नाम क्या है? मारुति आकाशा एयर उसका नाम है। ये नया एयरलाइन है जिसको अनुमति दिया गया है, आकाशा एयरलाइन, ठीक। अब आकाशा एयर को उड़ान के लिए डीजीसीए लाइसेंस की प्राप्ति 7 जुलाई 2022 को प्राप्त हुआ।
लाइसेंस कौन दिया है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, डीजीसीए इसको कहा जाता है। लाइसेंस का महत्व, एयर विमान के व्यावसायिक संचालन की अनुमति होगी, मतलब आप कमर्शियल वो संचालन कर सकता है, इसके लिए टिकट की बिक्री कर सकेंगे। आकाशा एयर स्टार्टअप विमान कैरियर है ना, यहाँ पर नया चालू किया गया है आकाशा एयरलाइन, तो अब आपको आकाशा एयरलाइन पे भी आप फ्लाइट टिकट बुक कर पाएंगे। तो ये जुलाई के अंत तक सेवाएं देना शुरू करेगा। ठीक है, क्लियर है। और एक चीज देख लेते हैं, आकाशा एयर में प्रमोटर संस्थापक कौन है? राकेश झुनझुनवाला इसके संस्थापक हैं। सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय दुबे हैं और मुख्यालय इसका है मुंबई महाराष्ट्र में, आकाशा एयरलाइन का। क्लियर है? क्लियर है इतना? चलो ठीक है, तो अभी अपन आज के वीडियो में इतना देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में अपन आएंगे है ना, तो फिर इसके आगे का चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो अल्टरनेट डेज में आएगा, 1 से 2 दिन के गैप में आते जाएगा, आपका पूरा करंट अफेयर जो है वो अपन कवर करवा देंगे। आपका लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर जो आपके जितने भी पेपर आने वाले हैं सारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे उसका क्या दे देंगे आपको, पीडीएफ भी दे देंगे। ठीक, कोई दिक्कत तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और जरूर ये बताइएगा कि जो आपको वीडियो है वो कैसा लग रहा है। तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, उससे मनोबल मिलेगा, जिससे मैं आप लोग के लिए और भी अच्छा बेहतर कंटेंट जो है वो अवेलेबल करा पाऊंगा। तो आप लोग जरूर अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको करंट अफेयर्स कैसा लगा, कितना सवाल बना, कैसा लगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।